हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि सबसे छोटे कद की जनजाति कहाँ पर निवास करती है। सबसे छोटे कद की जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो उसका आंसर होगा सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी, जो कि कांगो के अंदर निवास करती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कांगो कहाँ पर पड़ता है, तो उसका आंसर होगा अफ्रीका के अंदर कांगो पड़ता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 से किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। अगस्त 2021 से किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा पंकज कुमार सिंह को, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। इन्हें अगस्त 2021 से बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन्हें अगस्त से किस तारीख से महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा 31 अगस्त 2021 से इन्हें बीएसएफ का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बीएसएफ कहाँ पर तैनात रहती है, तो उसका आंसर होगा इंडिया और पाकिस्तान की सीमा पर और इंडिया और बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पंकज कुमार के पिताजी जिसका नाम प्रकाश कुमार सिंह का, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का क्या नाम है। पंकज कुमार के पिताजी की अध्यक्षता में, जो कि प्रकाश कुमार सिंह थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा प्रकाश सिंह समिति, उस समिति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस समिति का उद्देश्य क्या है। प्रकाश सिंह समिति का उद्देश्य क्या है, तो उसका आंसर होगा पुलिस सुधार से इस समिति का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा कौन चलाती है। ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा कौन चलाती है, तो उसका आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है, प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा, प्रेजेंट में एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट और मैं आपसे पूछ लूँ कि सीआरपीएफ के प्रेजेंट में हेड कौन है। सीआरपीएफ के प्रेजेंट में हेड कौन है, तो उसका आंसर होगा कुलदीप सिंह, प्रेजेंट में सीआरपीएफ के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सीबीआई के प्रेजेंट में हेड कौन है। सीबीआई के प्रेजेंट में हेड कौन है, तो आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई के प्रेजेंट में हेड हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 26 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। 26 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो उसका आंसर होगा अजय कुमार को। आरबीआई ने 26 अगस्त 2021 को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई में कितने गवर्नर और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो उसका आंसर होगा आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई में प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, तो उसका आंसर होगा शक्तिकांत दास, प्रेजेंट में गवर्नर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसके 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा रविशंकर और दूसरा है हमारा राजेश्वर राव और तीसरा है माइकल पात्रा, जबकि चौथा है एमके जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 24 में गवर्नर कौन थे। 24 में गवर्नर आरबीआई के कौन थे, तो आंसर होगा उर्जित आर पटेल 24 में गवर्नर थे आरबीआई के। और 25 में कौन है, तो शक्तिकांत दास, जो कि प्रेजेंट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 23 में गवर्नर आरबीआई के कौन थे। 23 में गवर्नर आरबीआई के कौन थे, तो आंसर होगा रघुराम गोविंद राजन, 23 में गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रघुराम राजन जी की कौन सी बुक है। रघुराम राजन जी की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका आंसर होगा आई डू व्हाट आई डू, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि उर्जित आर पटेल की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, उर्जित आर पटेल की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, तो आंसर होगा ओवरड्राफ्ट बुक, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो पहला हमारा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आंसर होगा ओसबॉर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आंसर होगा सीडी देशमुख, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कौन सा था। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कौन सा था, तो आंसर होगा कोलकाता, आरबीआई का पहला प्रारंभिक मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का प्रेजेंट में मुख्यालय कौन सा है।
आरबीआई का प्रेजेंट में मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका आंसर होगा मुंबई के अंदर आरबीआई का प्रेजेंट में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन समिति का संबंध किससे है? सुदर्शन समिति का संबंध किससे है? तो उसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से सुदर्शन समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा 27 अगस्त 2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल 27 अगस्त 2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? 27 अगस्त 2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? तो उसका आंसर होगा पंजाब का बनवारी लाल पुरोहित जी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बनवारी लाल पुरोहित जी ने किस राज्य के सीएम को शपथ दिलाई थी? बनवारी लाल पुरोहित जी ने किस राज्य के सीएम को शपथ दिलाई थी? तो उसका आंसर होगा तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को इन्होंने शपथ दिलाई थी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इससे पहले पंजाब के राज्यपाल कौन थे? इससे पहले पंजाब के राज्यपाल कौन थे? तो आंसर होगा बीपी सिंह बदनौर इससे पहले पंजाब के राज्यपाल थे। और प्रेजेंट में कौन बन गए हैं? तो उसका आंसर होगा बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के और तमिलनाडु के दोनों के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लौटते हुए मानसून से किस तट पर बारिश होती है? लौटते हुए मानसून से किस तट पर बारिश होती है? तो आंसर होगा कोरोमंडल तट जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि लौटता हुआ मानसून किसे कहा जाता है? लौटता हुआ मानसून किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी हवाओं को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा 26 अगस्त 2021 को कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया? 26 अगस्त 2021 को कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया? तो उसका आंसर होगा एमपी भारत का दूसरा राज्य बन गया है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन सा था? तो उसका आंसर होगा कर्नाटक पहला राज्य था और दूसरा राज्य एमपी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? तो पहली आई थी 1968 में और दूसरी आई 1986 में और तीसरी आई है 34 साल बाद 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाली समिति कौन सी है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाली समिति कौन सी है? तो उसका आंसर होगा कस्तूरी रंगन समिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाली समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का क्रम क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का क्रम क्या है? तो मैं आपको बता दूं इससे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्रम 10+2 था बट प्रेजेंट में 5+3+3+4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? ये क्यों तैयार हुई है? तो इसका आंसर होगा इसके 3 मुख्य कारण हैं। तो पहला है मातृभाषा पर बल दिया जाएगा और दूसरा है कौशल विकास पर बल दिया जाएगा और जो कि तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी का 6% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया? 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो उसका आंसर होगा अमृतसर पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगर मैं आपसे पूछूं जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? तो उसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिवस पर जलियांवाला नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1919 को कौन सा अधिनियम आया था? 1919 को कौन सा अधिनियम आया था? तो उसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट 1919 को आया था। रॉलेट एक्ट को क्या क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा इसे काला कानून और ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग में ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा था? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन क्यों किया जा रहा था? तो मैं आपको बता दूं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की रिहाई के लिए ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था बट जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिवस पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जिसमें कि हजारों लाखों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाटहोड़ की उपाधि त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाटहोड़ की उपाधि त्यागी थी? तो उसका आंसर होगा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला नरसंहार के बाद इन्होंने अपनी नाटहोड़ की उपाधि त्यागी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन के बाद किसने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन के बाद किसने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्यागी थी? तो उसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद अपनी केसर हिंद की उपाधि त्यागी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हंटर आयोग का गठन कब किया गया? हंटर आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा जलियांवाला नरसंहार के बाद जलियांवाला हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा 29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसने भारत को पहला मेडल दिलाया?
29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसने भारत को पहला मेडल दिलाया? तो उसका आंसर होगा भवानीबेन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कौन सा मेडल दिलाया है, तो उसका आंसर होगा इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इन्होंने किस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? तो उसका आंसर होगा इन्होंने टेबल टेनिस कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गोल्ड किसने जीता? अगर भवानीबेन पटेल ने सिल्वर जीता है तो गोल्ड किसने जीता? तो उसका आंसर होगा चाइना की खिलाड़ी जोंग हिंग ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भवानीबेन पटेल ने किस क्लास में सिल्वर मेडल जीता है? भवानीबेन पटेल ने किस क्लास में सिल्वर मेडल जीता है? तो उसका आंसर होगा इन्होंने 4th क्लास में सिल्वर मेडल जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 4th क्लास है क्या? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4th क्लास में दोनों हाथ ठीक हैं बट कमर उनकी ठीक नहीं है। मतलब जो कि कमर में स्पाइनल कोड होता है वो ठीक प्रकार से काम नहीं करता, यानी कि इस पर व्हील चेयर पर बैठ के संतुलन बनाना पड़ता है। कि निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो उसका आंसर होगा इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो मैं आपको बता दूं ये एक पैरा एथलीट है, ये एक हाई जंपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मैं आपकी नॉलेज के बता दूं इन्होंने कितने मीटर जंप लगाई? तो इसका आंसर होगा 2.06 मीटर इन्होंने जंप लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निषाद कुमार ने किस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता? तो उसका आंसर होगा T47 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टेकचंद का संबंध किस खेल से है? तो उसका आंसर होगा इनका संबंध भाला फेंक से है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि टोक्यो पैरालंपिक का ध्वजवाहक कौन है? तो उसका आंसर होगा टेकचंद टोक्यो पैरालंपिक के ध्वजवाहक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 7 क्वेश्चन बनता है हमारा कि अगस्त 2021 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? अगस्त 2021 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो उसका आंसर होगा SP सेतुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बार्सिलोना कहाँ पर स्थित है? तो उसका आंसर होगा स्पेन में बार्सिलोना स्थित है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की कैपिटल क्या है? तो उसका आंसर होगा स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मैड्रिड में कौन सा आयोजन हुआ था? तो उसका आंसर होगा कोप 25 का आयोजन मैड्रिड के अंदर हुआ था, जो कि 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कोप 26 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो उसका आंसर होगा ग्लासगो में 2021 में कोप 26 का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व में शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उसका आंसर होगा अभिमन्यु विश्व में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। और मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उसका आंसर होगा डी मुकेश भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल शतरंज दिवस कब बनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 20 जुलाई को इंटरनेशनल शतरंज दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उसका आंसर होगा हर्षित राजा इंडिया के नवीनतम ग्रैंड मास्टर हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये किस नंबर के हैं? तो आंसर होगा ये 69वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? नो आंसर होगा ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी इंडिया की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? तो उसका आंसर होगा लद्दाख के अंदर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उसका आंसर भी होगा ये भी लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उसका आंसर भी होगा ये भी लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया। और मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें किसका उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा इसमें 5 हाइड्रोजन बस का उपयोग किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर 5 हाइड्रोजन बसों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया?
विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो उसका आंसर भी होगा लद्दाख के अंदर विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस सड़क की ऊंचाई कितनी है? इस सड़क की ऊंचाई कितनी है? तो उसका आंसर होगा 19,300 फीट इस सड़क की ऊंचाई है। तो मैं आपसे पूछ लूँ कि इस सड़क का निर्माण किसने किया है और किस दर्रे के पास किया है? तो उसका आंसर होगा BRO ने इस सड़क का निर्माण किया है और उमलिंगला दर्रा के पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रोजेक्ट के द्वारा इस सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया? किस प्रोजेक्ट के द्वारा सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया? तो उसका आंसर होगा प्रोजेक्ट हिमांग के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो उसका आंसर होगा सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जो कि लद्दाख के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा कि चर्चा में रहा एडा क्या है? चर्चा में रहा एडा क्या है? तो उसका आंसर होगा ये एक हरिकेन तूफान है। ये एक हरिकेन तूफान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हरिकेन तूफान कौन से होते हैं? हरिकेन तूफान कौन से होते हैं? तो उसका आंसर होगा पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान हरिकेन तूफान कहलाता है। और मैं आपसे पूछ लूँ इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उसका आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन की खाड़ी से हरिकेन तूफान की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये कहाँ पर टकराया? ये हरिकेन तूफान कहाँ पर टकराया? तो उसका आंसर होगा USA के अंदर हरिकेन तूफान टकराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसलिए हरिकेन तूफान को अत्यंत गंभीर श्रेणी नंबर 4 में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हरिकेन तूफान से संबंधित कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार का साइक्लोन है यानी कि चक्रवात है। ये निम्न वायु दाब के केंद्र से बनता है और यहाँ पर इसमें बारिश भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यास चक्रवात का नामकरण किसने किया था? यास चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो उसका आंसर होगा ओमान ने यास चक्रवात का नामकरण किया था। और मैं आपसे पूछ लूँ कि तोकाते चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तोकाते चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो उसका आंसर होगा म्यांमार ने तोकाते चक्रवात का नामकरण किया था। और मैं आपसे पूछ लूँ कि तोकाते का क्या मतलब है? तोकाते का क्या मतलब है? तो उसका आंसर होगा आवाज़ करने वाली छिपकली को तोकाते कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आने वाले तूफान का जो कि गुलाब नाम रखा गया है ये किसके द्वारा रखा गया है? आने वाले तूफान गुलाब का नामकरण किसने किया है? तो उसका आंसर होगा पाकिस्तान के द्वारा आने वाले तूफान का नाम गुलाब रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हमारा 30 अगस्त 2021 को पैरा ओलंपिक में 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो उसका आंसर होगा अवनी लेखारा टोक्यो पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये इन्होंने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता? तो उसका आंसर होगा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है जिनका की नाम है अवनी लेखारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अवनी लेखारा का संबंध किस राज्य से है? अवनी लेखारा का संबंध किस राज्य से है? तो उसका आंसर होगा इनका संबंध जयपुर राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? तो उसका आंसर होगा रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनका संबंध किस राज्य से है? तो उसका आंसर भी होगा इनका संबंध चूरू राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके नॉलेज को बता दूं इन्होंने किस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? तो उसका आंसर होगा इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के अंदर F46 कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कितने मीटर तक भाला फेंका? तो उसका आंसर होगा इन्होंने 64.35 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये इनका तीसरा पदक है यानी इससे पहले इन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में और 2016 के रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरालंपिक के किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरालंपिक के किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो मैं आपको बता दूं इनका संबंध जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। इन्होंने F46 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका? तो उसका आंसर होगा 64.01 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुंदर सिंह गुर्जर किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो उसका आंसर भी होगा ये भी राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो मैं आपकी नॉलेज को बता दूं कि देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर ने दोनों ने ही एक ही कैटेगरी यानी कि F46 में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन हमारा सुमित अंतिल ने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है?
सुमित अंतिल ने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो उसका आंसर होगा F46 कैटेगरी में इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका? इन्होंने कितने मीटर तक भाला फेंका? तो उसका आंसर होगा 68.55 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। इस क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि योगेश कथुनिया ने किस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? योगेश कथुनिया ने किस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? तो उसका आंसर होगा डिस्कस थ्रो के अंदर F56 इवेंट के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा कि 31 अगस्त 2021 को भारतीय किन किन खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मेडल जीते हैं? 31 अगस्त 2021 को भारतीय किन किन खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मेडल जीते हैं? तो पहला नाम आता है सिंगराज अधाना का। सिंगराज अधाना ने शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि दूसरा नाम आता है शरद कुमार का। इन्होंने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जबकि तीसरा नाम आता है मरियप्पन थंगावेलु ने, इन्होंने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। तो चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हम साइंस के भौगोलिक प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा कि पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम किस अम्ल के द्वारा बनाया जाता है? पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम किस अम्ल के द्वारा बनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl अम्ल भी बोलते हैं। इस अम्ल के द्वारा अम्लीय माध्यम बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि सर्वाधिक एनर्जी किस रंग के प्रकाश में होती है? सर्वाधिक एनर्जी किस रंग के प्रकाश में होती है? तो उसका आंसर होगा बैगनी रंग में सर्वाधिक एनर्जी पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो उसका आंसर होगा एनेमल, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा दांतों के ऊपरी हिस्से में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो टिल दी शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।